नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सोशलिज्म इन यूरोप को पढ़ने जा रहे हैं। मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा कि यूरोप की जो सोसाइटीज़ है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में क्या रिफ्लेक्ट कर रही थी और सोशलिज्म का आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। आप इसे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी पेज नंबर 25 से लेके 28 तक पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड की तरफ ही आते हैं। व्हाट इज सोशलिज्म? जैसे चैप्टर का ही नाम है आपके, सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद। जैसे कि आपको पता है ये आपकी एक तरह की विचारधारा है, एक वेल डेवलप्ड सोशल एंड पॉलिटिकल विजन है। तो सोशलिज्म किस बात पर फोकस करता है? सोशलिज्म इज आइडियोलॉजी which advocates about the ownership of resources. Who should own the resources? तो इसके अकॉर्डिंग जो रिसोर्स है वो किसके पास होने चाहिए? सोसाइटी के पास। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज शुड बी ओन्ड और रेगुलेटेड बाय सोसाइटी। जितना भी उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो समाज के पास में है या एक समुदाय के पास में है तो इस तरह की विचारधारा को हम समाजवाद कहेंगे। तो यहाँ दो बातों पे फोकस हो रहा है कि who is the owner of resource and what was the objective या what is the objective of owner। तो ऑनर कौन रहेगा सोशलिज्म में? समाज रहेगा, या आप कह सकते हैं स्टेट रहेगा। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सबका वेलफेयर, या सबको जो जितना लेबर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी और नीड को देख के उसको उसको उसकी वेजेज है या उसका कंट्रीब्यूशन उसका दिया जाए। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई इकोनॉमी आपको नज़र नहीं आएगी जहाँ पे, या ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम आपको नज़र नहीं आएगा जहाँ पे आपको ये आप देख सके कि वहाँ पे सारे जो इंडस्ट्रीज़ है या जो सारे रिसोर्स है वो सरकार के पास में या कम्युनिटी के पास में। हम सब जगह प्राइवेट ओनरशिप देखते हैं। तो इसके जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में जो दूसरी आइडियोलॉजी है उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। तो इकोनॉमिक सेंस में इसके अपोजिट जो आइडियोलॉजी है वो आपकी कैपिटलिज्म है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आज की डेट में न तो कोई हम किसी कंट्री को पूरी तरह से सोशलिस्ट कह सकते हैं, ना कैपिटलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री में आप देखेंगे कुछ न कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, अनइक्वालिटी होती है। तो उसको कम करने के लिए सरकार कुछ न कुछ एफर्ट लगाती है। तो इस तरह से सोशलिस्ट वर्क सरकार करती है। लेकिन आप देखेंगे हर कंट्री में प्राइवेट ओनरशिप है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो वहाँ पे कैपिटलिस्ट फीचर्स भी है। तो इस तरह से आज की डेट में जो मैक्सिमम कंट्रीज है वो कैसी है? आपके मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोशलिज्म को हम समाजवाद कहेंगे और कैपिटलिज्म को हम पूंजीवाद कहेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जो रिसोर्स है, अगर रिसोर्स सोसाइटी के पास में है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो समाजवाद है। अगर इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है और मार्केट के लॉ से सारी चीज़ें चल रही है, हम कह सकते हैं कि मार्केट इज़ गवर्न बाय डिमांड एंड सप्लाई, तो वो आपका कैपिटलिज्म है। और दोनों तरह के सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो वो आपका क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब यूरोप जो इतना वेल डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की बातें क्यों होने लग गई? तो इसके पीछे उस समय में जाके देखें, जैसे कि बेसिकली हम यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन का समय है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का समय देख रहे हैं, ठीक है? तो उस वक्त वहाँ पर क्यों लोग समाजवाद की बातें करने लग गए? तो इसके पीछे दो बड़ी चीज़ें या दो बड़े इवेंट रिस्पॉन्सिबल थे, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन और दूसरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बहुत सारी लेगेसीज थी जो हम जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशनलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया, राइट्स को पॉपुलर किया, सोशल वेलफेयर की बात कही, ये नेशनल सिंबल्स की बात कही। तो इससे क्या हुआ? थोड़ी अवेयरनेस आई लोगों में, लिबरलिज्म की बात की। तो सोसाइटी का जो ऑर्डर है वो धीरे धीरे बदलने लग गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने भी कुछ बदलाव किए समाज में। आप देखेंगे कि बहुत सारे वर्कर हो गए लोग, और फिर
वर्कर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इशू होने लग गई। वो लोग उस वर्कर की प्रॉब्लम पर भी धीरे धीरे लोग कुछ लोग फोकस करने लग गए। तो ऐसे में समाज में जो बदलाव आया उससे अलग अलग तरह से लोगों ने रिएक्ट किया। तो लोगों की कुछ ग्रुप्स बन गए जो कुछ तो बदलाव चाह रहे थे, कुछ बदलाव नहीं चाह रहे थे। तो अब हम उन्हीं लोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में देखें सोसाइटी में, तो जैसे आइडिया की मैंने आपको बात कही अभी, नेशनलिज्म, राइट्स, लिबर्टी, इक्वलिटी और सोशल वेलफेयर उस वक्त पॉपुलर हो गए। तो लोग भी अ, इस इसी डायरेक्शन में रिएक्ट करने लग गए। और जैसा कि हमने देखा पहले भी पढ़ा कि वियना कांग्रेस में एक तरह से जो वापस न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर एस्टैब्लिश किया गया, उससे भी लोग खुश नहीं थे। तो लोग तीन तरह की जो ग्रुपिंग है वो आपको नज़र आएगी सारे लोगों की। कुछ लोग रेडिकल्स थे जो तुरंत बदलाव चाह रहे थे, कुछ लोग स्लोली बदलाव चाह रहे थे, और कुछ लोग बदलाव अपनी कंडीशन पे चाह रहे थे। तो अब तीनों की आइडियोलॉजी में क्या फ़र्क है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिबरल्स। लिबरल्स का कहना था कि जो रिलीजियस टॉलरेंस है कंट्री में वो होना चाहिए। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस वक्त वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में वहाँ पे बहुत सारे सेक्ट थे, पंथ थे। जैसे कि इंग्लैंड का अलग चर्च था, रशिया का अलग था, और भी वहाँ पे थोड़ी बहुत धीरे धीरे बहुत सारे सेक्ट बन गए थे। तो लोग चाह रहे थे कि सारे जो क्रिश्चियनिटी के जो सेक्ट बने हैं उनमें उनको लेके वहाँ की जो मोनार्क है या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी के साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, सभी धर्म को एक तरीके से देखा जाए। लोग चाह रहे थे कि गवर्नमेंट बने, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, गवर्नमेंट में लोगों की भागीदारी हो, लेकिन राइट्स टू प्रॉपर्टी दिया जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, जो लिबरल्स है वो क्या चाह रहे थे कि जो राइट टू वोट है वो केवल सक्षम लोगों को दिया जाए, उसको प्रॉपर्टी के साथ में अटैच किया जाए। और ये जो फीमेल है, फीमेल के राइट के भी ये लोग अगेंस्ट में थे, वुमेन सफरेज के लिबरल अगेंस्ट में थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो लिबरल है वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि ये फीमेल सफरेज के अगेंस्ट में थे। दूसरे लोग रेडिकल्स थे। अब ये रेडिकल्स क्यों थे? क्योंकि ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं हो, बर्थ बेस्ड किसी को भी कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाए, और फीमेल को भी राइट टू वोट दिया जाए। तो ये सही मायनों में ज़्यादा डेमोक्रेटिक थे। अब अगर हम तीसरे ग्रुप की बात करें, तो जो तीसरे लोग थे वो थे कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि अब बदलाव को रोका तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो वो चाह रहे थे कि जो भी बदलाव है वो धीरे धीरे होते रहेंगे, चेंजेज शुड बी इन अ ग्रेजुअल मैनर, धीरे धीरे बदलाव आएंगे, किसी भी तरह की रिवॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सोसाइटी में आपको उस वक्त तीन तरह के लोग मिलेंगे। आज के कॉन्टेक्स्ट में रेडिकल, लिबरल और कंजर्वेटिव का जो अर्थ है वो थोड़ा अलग होगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में इनका मतलब थोड़ा अलग हो जाएगा। हम यहाँ केवल यूरोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो दूसरी इम्पोर्टेंट घटना थी जिसने वहाँ की सोसाइटी के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया, वो आपकी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस बात पर फोकस करती है कि जो प्रोडक्शन है वो घर में नहीं होगा, एक फैक्ट्री में दूर होगा जहाँ पे घर से लोग जाएंगे, और जो प्रोडक्शन के सारे प्रोसेस है वो वन रूफ में या एक जगह पे काम किया जाए, एक जगह पर किया जाएगा। तो ऐसे में लोग घर से बाहर जाते थे और प्रोडक्शन करते थे। तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ है वो डेवलप हो गई, वहाँ पे आपको हाउसिंग, सैनिटेशन, इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट होने लग गई। जब डिमांड्स नहीं होती थी तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता था। साथ साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जो लेबर है, वर्कर को एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। वेज वर्किंग आवर्स है वो भी फिक्स नहीं थे, वेजेस भी बहुत कम ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसे में इनके वेलफेयर को लेके भी सोसाइटी में बहुत सारी बातें होने लग गई थी। तो अब इस सोसाइटी
में जो सबसे जो बड़ा इशू नज़र आ रहा था वो यही था कि सबसे ज़्यादा लोगों को का वेलफेयर कैसे हो। और ये आइडियोलॉजी जो सबके वेलफेयर पर फोकस कर रही थी वो कौन सी थी? सोशलिज्म। तो इसी के रिएक्शन में क्या हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने थॉट दिए कि सबका जो जो मैक्सिमम लोगों का है वो कैसे प्रॉफिट हो सकता है, या सोसाइटी को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे थिंकर्स आए, और हम केवल उनका ही डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक एंड कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा कि जो प्रोड्यूसर है, जो किसी भी चीज़ का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ को अपना रॉ मटेरियल दे रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको वैल्यू ऐड करके फिर मार्केट में बेच रहे हैं। तो उससे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको कम पैसा मिल रहा है। अगर जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही अपनी इंडस्ट्री लगा देंगे, जिसे उसने कोऑपरेटिव का नाम दिया, तो क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हम देख सकते हैं जैसे इंडिया में आपके अमूल है, या और भी बहुत सारे किसान मिल के कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, तो वही उनका उनका फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा, बजाय इसके कि वो अपना रॉ मटेरियल किसी और को बेचेंगे। तो उसने इंडिविजुअल लेवल पर कोऑपरेटिव्स बनाने की बात कही, और उसने एक कोऑपरेटिव बनाई भी, उसका नाम रखा न्यू हार्मोनी। अ, दूसरे जो थिंकर थे वो लुइस ब्लैंक थे। लुइस ब्लैंक ने कहा कि इंडिविजुअल लेवल पर कोऑपरेटिव ठीक है, लेकिन सरकार को क्या करना चाहिए कि वो आगे आके कोऑपरेटिव्स लगाए, और धीरे धीरे इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो कैपिटलिस्ट है जिनके पास पैसा है, उनको धीरे धीरे रिप्लेस करे। तो धीरे धीरे क्या होगा, सबका जो जो प्रोड्यूसर है उनका डेवलपमेंट होगा और उनका एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगा। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, और इसके लिए उसने एक पूरी थ्योरी दी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको उसने नाम दिया अपना कम्युनिज्म, जिसको जिसका जो ट्रांजिशनल फेस है वो आपके सोशलिज्म है। तो अब हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स पर फोकस करेंगे। कुछ बातें और हैं जो इसकी विचारधारा से, इसी सोशलिज्म से जुड़ी हुई है। सोशलिज्म उस वक्त तक पॉपुलर हो गया था बहुत सारी देशों में। 1900 तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो सोशलिज्म को एड्रेस करने लगी थी, लेकिन किसी की भी गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट किसी कंट्री में नहीं बनी थी। सोशलिस्ट गवर्नमेंट जो पहली बार है वो रशिया में ही बनी, इसलिए हम रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं। जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में थी, लेकिन वो भी गवर्नमेंट नहीं बना पाई। लेबर पार्टी यूके में थी, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में थी। इसके अलावा लेबर राइट्स को लेके और सोशलिज्म को पॉपुलर करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उस वक्त काम कर रहे थे, जैसे आपका फर्स्ट इंटरनेशनल, लेकिन उसमें आइडियोलॉजिकल मिंगलिंग ज़्यादा थी, इसलिए ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन सेकंड इंटरनेशनल, जिसने 1889 से 1960 तक वर्क किया, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ। अ, अब हम कार्ल मार्क्स पर आएंगे। कार्ल मार्क्स को हिस्टोरियन, फिलोसोफर, रिवॉल्यूशनरी, कई नामों से जाना जाता है, और उस ने हिस्ट्री को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है उसे हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज है उसमें तब तक जो स्ट्रगल होता रहेगा, तब तक कि जो ये क्लासेस बनी हुई है, जब तक सोसाइटी में क्लास खत्म नहीं होगी, जैसे उसने क्लासलेस सोसाइटी का, तब तक है वो स्ट्रगल होता रहेगा। कार्ल मार्क्स जर्मन थे, और जर्मनी में चूंकि उनकी आइडियोलॉजी आप देखिए पूंजीवादियों के अगेंस्ट में थी, उन्हें जर्मनी से जल्दी ही निकाल दिया गया और वो इंग्लैंड चले गए। उनके जो दोस्त थे वो फ्रेडरिक एंगल्स थे, और उनके साथ रह के उन्होंने अपना जो पूरा थ्योरिकल बेस है अपनी थ्योरी का वो तैयार किया। अ, वो 1885 में एग्जाइल हो गए थे। उनकी दो फेमस बुक है आपके, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है। जो पहले सोसाइटियाँ होती थी उसको उन्होंने प्रिमिटिव नाम दिया, उसमें किसी भी तरह का क्लास स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि प्राइवेट ऑनरशिप की बात नहीं थी। जैसे जैसे रिसोर्स लोगों ने ओन करने शुरू किए, वैसे वैसे स्ट्रगल होना शुरू हो गया। पहले प्रिमिटिव सोसाइटी थी, फिर स्लेवरी बनी, तो वहाँ जो स्लेव और मास्टर हो गए, तो उन दोनों के बीच स्ट्रगल। फिर आप जैसे अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने देखा फीडलिज्म, फीडल लॉर्ड और पीजेंट के बीच में स्ट्रगल। फिर आपके अभी कैपिटलिज्म आया, जहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर के बीच में स्ट्रगल है।
तो उसने कहा कि ये जो कैपिटलिज्म है अभी, उसमें क्या हो रहा है कि सही मायने में काम वर्कर कर रहे हैं, प्रॉफ़िट उनका है और ये प्रॉफ़िट सारा वर्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसका जो एक्युमुलेशन है वो कौन कर रहा है? ये कैपिटलिस्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जब तक ये एक्युमुलेशन कैपिटलिस्ट करेंगे, ये पूंजीवादी करेंगे, ये जो कैपिटलिज्म है, इसमें जब तक ये प्रॉफिट इनके पास रहेगा, तब तक जो वर्कर है उनका भला नहीं हो सकता। तो इसलिए उसने कहा, क्या कहा, इन वर्कर को क्या करना चाहिए, इस कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को या ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं उनको हटा के खुद ओनरशिप अपने हाथ में लेनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हटा देना चाहिए और जो रिसोर्स है, ये जो इंडस्ट्रीज़ है, वो सब लेबर को अपने कलेक्टिवली अपने हाथ में लेनी चाहिए। और फिर उसमें क्या होगा, एक रेडिकल सोसाइटी बनेगी जहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और सभी लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर या अपनी एबिलिटी के हिसाब से उनको जो वेजेस वगैरह है वो मिलेगी। तो ये जो सोसाइटी अल्टीमेटली बनेगी जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, उसको उसने कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा और यही सबसे नेचुरल सोसाइटी होगी। यहाँ पे किसी भी तरह की क्लास नहीं होगी। हालांकि जो कार्ल मार्क्स है वो जो अल्टीमेट वर्ड यूज़ करते हैं वो कम्युनिज्म है, जिसे हम हिंदी में साम्यवाद कहते हैं। और उसका जो ट्रांजिशनल फेस है वो आपके क्या है, समाजवाद। तो पहले आपके समाजवाद आएगा और फिर साम्यवाद आएगा। तो ये जो क्लास स्ट्रगल से उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी की बात कही और उसने कहा कि तब तक ये जो स्ट्रगल है चलता रहेगा जब तक कि सोसाइटी क्लासलेस नहीं हो जाती। थैंक यू।